नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम हरियाणा के रिजल्ट पर गहराई से चर्चा करेंगे क्योंकि कल 8 तारीख है और रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे विश्वास है कि भाजपा अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन हमें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो इस पर भी विचार करेंगे। हमारे पास कई व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। जैसा कि हमने परसों भी अपने जो एपिसोड में जिक्र किया था कि इस बार ईवीएम चर्चाओं में नहीं आई, लेकिन रिजल्ट के एक दिन पहले ही चर्चाएं होनी शुरू हो गई, क्योंकि ईवीएम का जिक्र लोकसभा, विधानसभा सभी चुनावों में होता है। इस पूरे मुद्दे पर हम बहुत बारीकी से आज बात करेंगे और हरियाणा में चुनावों का क्या परिणाम हो सकता है, कौन सी पार्टियां बढ़त बनाएगी और कौन सी सीटें निर्णायक साबित होंगी। आज के प्रोग्राम में हम कांग्रेस, बीजेपी, आप, जेजेपी, आरएलडी सभी पार्टियों की सीटों के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्टियों को कितनी सीटें मिलने जा रही है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बलवंत तक्षक जी मौजूद हैं, जो हमें पूरे आज हरियाणा का सिनेरियो बताएंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर, मेरा जो आज का पहला सवाल है वो नायब सिंह सैनी ने कहा है, अगर हमें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो हमें उस पर भी विचार करेंगे। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। ऐसा उन्होंने क्यों कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कहीं कुछ खेल तो नहीं होने वाला इसके पीछे, बताइए। देखिए मैं मानता हूं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और नायब सिंह सैनी साहब रिजल्ट आने से पहले ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास तमाम रिपोर्ट हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जब उन्होंने कहा तो इससे एक मन में, मतदाताओं के मन में भी एक संदेह पैदा हुआ कि कहीं मशीन का खेल तो नहीं होने जा रहा है। और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि कांग्रेस हारने के बाद मशीनों पर आरोप मढ़ेगी। तो इस समय जो हरियाणा के हालात हैं उसमें जो सबसे बड़ा जाट समुदाय है, दलित समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, सिख समुदाय है, इन एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। जवान, किसान, पहलवान अगर सब नाराज हैं तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं नहीं है। और रोमा जी, मैं आपको बताऊं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो 90 में से 47 सीटें जीती थी और पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था। दूसरी बार जब मैदान में गई तो उनकी सीटें घट के 40 रह गई और लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीती थी और फिर घट लोकसभा चुनाव में अगले में 2024 में घट के 5 रह गई। तो ऐसी सूरत में अगर ग्राफ नीचे आ रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत कैसे हासिल कर सकती है? मैं पिछले 40 साल से हरियाणा को कवर करता हूं, मुझे मालूम है कि तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल होता है। हुड्डा साहब भी तीसरी बार जब मैदान में गए थे तो उनके पास 15 सीटें आई थी 90 में से। तो भारतीय जनता पार्टी का तो उनसे तो कोई मतदाता इस तरह के रुष्ट भी नहीं थे, ना कोई इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों को पिटवाया, जवानों को पिटवाया, पहलवानों को पिटवाया, आंगनबाड़ी वर्कर पिटे, कर्मचारी पिटे और जो सरपंच थे, यहाँ तक कि सरपंचों ने कहा हमारे गांव के लिए विकास राशि का जो टेंडर प्रणाली आपने लागू की वो ठीक नहीं है, उसको बदलिए। तो सरपंचों की पिटाई हुई। आप हर वर्ग को पीट के किस तरह से वोट हासिल करने की उम्मीद रख सकते हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही और दूसरी पार्टियों के लोगों से भी सार्वजनिक तौर पे भले ही वो ना कहते हों, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं से तो बात हुई, उन्होंने कहा हम तो रुलाते भी हैं, हम तो छुपाते भी हैं। तो मैंने कहा ये किस तरह की रुलाते छुपाने की क्या कहानी है? तो उन्होंने कहा हमने रामविलास शर्मा को टिकट काट के रुलाया, हमने कविता जैन की टिकट काट के उसको रुलाया और फिर मनोहर लाल खट्टर साहब को हमने छुपा लिया। ना मंच पे आए, ना पोस्टर में आए, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ साझा किया मंच। तो ऐसी सूरत में कैसे रोमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? और आखिरी हथियार जो भाजपा का था वो भी आपने देखा कि गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया ताकि वो भाजपा की कुछ मदद कर सकें। और हर आदमी ये मानता है कि जो इस बार-बार उनको जेल से चुनाव के मौके पर जो निकाला जाता है, तो भाजपा को उम्मीद है कि जो कुछ भी मदद करेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लग जाए। लेकिन रोमा जी, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा जिले में आता है
और सिरसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी उनमें से कोई भी विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर रही है। ठीक है, सिरसा की बात करिए सर। अब कुछ सीटें हैं जो हॉट सीटें मानी जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। जुलाना सीट का क्या है जो नंबर 1 देखिए, पे मैं चल रही है? आपको जो हॉट सीटों की बात करूं तो सबसे बड़ी हॉट सीट तो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वहां नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो आप मान सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी सीट आराम से निकल रही है, कोई मुकाबला उनका नहीं है। जुलाना की जो आप बात करें तो जिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया, उसके साथ जिस तरह की ज्यादती हुई और कांग्रेस ने उनको पार्टी में शामिल करके जिस तुरंत टिकट ऑफर की, तो मुझे लगता है जुलाना में विनेश फोगाट के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी हॉट सीट जो है उचाना कलां है, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला जी उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति में आए ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि ब्रजेंद्र सिंह की वहां जीत निश्चित है। नायब सिंह सैनी साहब जो अगली बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पार्टी ने पहले अनाउंस कर रखा है, लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फंसे हुए हैं। हो सकता है उनकी सीट निकल जाए, लेकिन वो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे, क्योंकि करनाल से उपचुनाव में वो जीते थे, उससे पहले नारायणगढ़ से जीते थे और पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे हम उनको लाडवा में भेजेंगे बड़ौली साहब, और नायब सिंह सैनी साहब कह रहे मैं तो करनाल से लड़ूंगा। वो वहां उनका मुकाबला मेवा सिंह से है जो सिटिंग एमएलए थे, और ये बहुत टफ कंपटीशन है। हो सकता है नायब सिंह सैनी साहब थोड़े से वोटों से निकल जाएं। एक ऐलनाबाद की सीट भी फंसी हुई है, जहां से आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सिटिंग एमएलए थे। इस बार उनका बेनीवाल के साथ मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार से, और वो सीट भी बहुत टफ है। चौधरी रणजीत सिंह इस बार चुनाव फिर निर्दलीय उम्मीदवार उतरे रानिया से, लेकिन वहां 2 उम्मीदवार जो कंबोज बिरादरी के हैं, 2 जाट बिरादरी से हैं, जहां अभय सिंह चौटाला का लड़का अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहा है और उनकी स्थिति वहां ठीक बताई जा रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी थी जो भाजपा के साथ मिली हुई थी गोपाल कांडा की। मुझे लगता है सिरसा में गोपाल कांडा इस बार राहुल सेतिया के मुकाबले में चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल है। आरती राव जो महेंद्रगढ़ से अटेली से अंबाला जीरो मां अंबाला की सीट बताएं सर। अनिल विज की सीट में अंबाला छावनी में हमारे जो गृह मंत्री रहे हैं गब्बर सिंह, अनिल विज साहब लगातार 6 बार चुनाव जीते हैं और उन्होंने इस बार कहा है कि मैं भाजपा अगर बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकूंगा। तो जाहिर है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बयान दिया है। वहां उनकी भी जीतने की संभावना है, लेकिन उनका मुकाबला भी पहले की तुलना में जितना वो आसानी से मैदान जीत लेते थे इस बार मुश्किल है। और अगर चित्रा सरवारा जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, शैलजा मैडम ने उनकी टिकट नहीं कटवाई होती तो मैं समझता हूँ चित्रा सरवारा चुनाव जीत जाती। लेकिन अभी भी नेक टू नेक का मुकाबला है वहां, और अनिल विज साहब का पलड़ा इसलिए भारी हो सकता है कि अनुभवी हैं और लगातार जीतते रहे। चित्रा सरवारा की टिकट काटना वहां कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है। सर कैथल से जो है आदित्य सुरजेवाला है, उनकी क्या पोजीशन है अभी? देखिए, पिछले चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला 1200 कुछ वोटों से हारे थे लीलाराम गुर्जर के मुकाबले, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। लीलाराम गुर्जर फिर मैदान में हैं, और चूंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में चले गए थे 6 साल के लिए, अभी उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 5 साल उनके पास बाकी हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। आदित्य सुरजेवाला की स्थिति अच्छी है। लीलाराम गुर्जर को भाजपा में भी 5 साल तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, और हालात चूंकि हवा कांग्रेस की है तो मुझे लगता है आदित्य सुरजेवाला सीट निकाल लेंगे। सर कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से, उनकी क्या पोजीशन है? कैप्टन अभिमन्यु भाजपा के बड़ा चेहरा है, लेकिन देखिए खट्टर सरकार में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास कई महकमे थे और अपने नारनौल क्षेत्र के लिए उन्होंने जो काम भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी जेजेपी के उम्मीदवार रामकुमार गौतम ने कैप्टन साहब को हरा दिया था। इस बार रामकुमार गौतम भाजपा में आ गए हैं जेजेपी छोड़ के, और सफीदों से चुनाव लड़ रहे हैं, और जाहिर है कि वो कैप्टन अभिमन्यु की मदद करेंगे वहां।
लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उसमें शहरी क्षेत्र कोई नहीं आता रोमा। वो पूरे के पूरा इलाका ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की स्थिति कभी भी मजबूत नहीं मानी गई। इसकी शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है और खट्टर साहब ने भी उनकी कैबिनेट में जरूर थे वो, लेकिन जब वो दूसरी बार भाजपा मैदान में गई तो अनिल विज साहब जीते, बाकी तमाम मंत्री हार गए थे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वहां भी जस्सी पेटवाड़ के साथ उनका मुकाबला है। मतदान के दौरान वहां कुछ हिंसा भी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कुछ शराब की पेटियां भी बरामद हुई, जो पुलिस उन पे कार्रवाई कर रही है कि किस लिए लाई गई थी, किसकी तरफ से भेजी गई थी। तो कंपटीशन वहां भी बहुत टफ है और भाजपा की हवा इस समय कोई अच्छी नहीं है, तो मुश्किल मुकाबले में है कैप्टन अभिमन्यु इस समय। सीट को काटते उसको हार समझे उस सीट को। वहां बहुत टफ कंपटीशन है और कांग्रेस का पलड़ा मुझे वहां भारी लगता है। ठीक है सर, जो तो शाम वाली सीट है अनिरुद्ध और श्रुति वाली, उसका क्या माहौल है तो शाम से? देखिए, अनिरुद्ध चौधरी के पिताजी जो थे वो बुंडाल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी पहले, वहां से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद एक आध चुनाव उन्होंने हार गए। वो जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होते थे रणबीर महिंद्रा साहब, ये अनिरुद्ध चौधरी रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं और श्रुति चौधरी जो है वो उनके छोटे भाई सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं और दोनों का ही एक तरह से पहला बहन भाई का आमने सामने का पहली बार का मुकाबला है। इससे पहले श्रुति चौधरी भिवानी से एक बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रही हैं। इस बार वो भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर श्रुति चौधरी लड़ना चाहती थी, उनके बजाय टिकट राव दान सिंह को दिया गया। तो किरण चौधरी मैडम नाराज हो गई और उस नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1.5 साल के लिए वो राज्यसभा में चली गई। उनकी खाली हुई सीट पर उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में कभी भी तोशाम से चुनाव जीती नहीं है। अगर श्रुति चौधरी चुनाव जीतती हैं तो ये मानिए कि वो किरण चौधरी या बंसीलाल जी की उत्तराधिकारी होने के नाते चुनाव जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी में अचानक जाने का जो उन्होंने फैसला किया था, इस भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस बार रोमा कोई नियम शर्तें थी वो सारी तोड़ दी हैं कि हम परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम रिश्तेदारी में नहीं देंगे, हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे। लेकिन इस बार जमकर उन्होंने जो भी जीतने की उम्मीद भाजपा को थी उन्हीं लोगों को टिकट दिए और श्रुति चौधरी को टिकट देने की वजह भी यही थी कि तोशाम की सीट किरण चौधरी की बेटी निकाल सकती हैं। अब पहली बार बहन भाई का सीधा मुकाबला है वहां और अनिरुद्ध चौधरी ने कभी भी तोशाम में उस ढंग से काम नहीं किया जिस ढंग से चौधरी बंसीलाल, फिर सुरेंद्र सिंह, फिर किरण चौधरी और अब श्रुति चौधरी, यानी कि वो उनकी एक परंपरागत सीट है। और अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने उतारा तो सिर्फ इसलिए कि बहन भाई में मुकाबला होगा और कांग्रेस की अगर हवा है तो हो सकता है अनिरुद्ध चौधरी वो सीट निकाले, लेकिन दावे के साथ वहां कुछ भी कहना रोमा मुश्किल है। सर लास्ट पंचकुला सीट के बारे में बता दीजिए। पंचकुला चंद्रमोहन जी की पंचकुला सीट में चंद्रमोहन का पलड़ा भारी है। चंद्रमोहन पिछले चुनाव में ज्ञानचंद गुप्ता से थोड़े वोटों से हारे थे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के आड़े आ रही है और चंद्रमोहन की स्थिति वहां बेहतर है। जीत है मतलब कुल मिलाकर। सीटें तो बहुत सारी है अभी डिस्कस करने के लिए, अगले प्रोग्राम में फिर करें, कल भी जोड़ना है आपको। लेकिन कुल मिलाकर ना मैं मोटा मोटा जानना चाहती हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी, आप, जेजेपी, इन सब सीटों को आप एक बार परसेंटेज दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को कितनी परसेंटेज दे रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 46 सीटों में बहुमत आ जाता है, 46 से ऊपर सीटें रहेंगी, 50-55 तक जा सकती हैं और भी ऊपर हो सकता है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 20-22 सीटों तक रह जाएगी। जननायक जनता पार्टी को 1 सीट आ सकती है, दिग्विजय सिंह चौटाला वहां से जीत सकते हैं। भारत बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, जनसेवक पार्टी, इनकी सीटें आने की उम्मीद नहीं है। जो अब बाकी बची इंडियन नेशनल लोकदल है जी, आप पार्टी का खाता नहीं खुलेगा? आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो बसपा के साथ तालमेल करके 3-4 सीटें जीत सकता है। मोटी मोटी स्थिति यही है कि सीधा मुकाबला था इस बार कांग्रेस में भाजपा में, और कांग्रेस जो है बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए सर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर जुड़े रहेंगे, सारा दिन लाइव रहेंगे आपके साथ और चर्चा करेंगे हरियाणा को लेकर।
तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।